दोस्तों, आपका स्वास्थ्य ही है जो आपका सबसे बड़ा धन है। यदि आप स्वस्थ हैं तो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। इसी खूबसूरत सोच, इसी विचार के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में हेलो डॉक्टर। और मैं हूं आपके साथ अंकित सेन। दोस्तों, आज का एपिसोड जो है बड़ा ही खास है, क्योंकि आज का हमारा चर्चा का विषय है वो है आईसीयू और उससे जुड़ी भ्रांतियाँ। और इस विषय में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अपर्णा पांडे जी, जो कि एक आईसीयू विशेषज्ञ हैं। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन में। थैंक यू अंकित जी। अपर्णा जी, आईसीयू के बारे में बहुत सारी बातें होती है और इसका अगर हम फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, जनरल बात करें, तो आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर जनरल भाषा में हमारे दर्शकों को आप समझा सकें कि आईसीयू होता तो होता क्या है। तो आईसीयू अस्पताल का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर जो मरीज़ बहुत ही गंभीर स्थिति में है या उनके गंभीर होने की संभावना है, उनका इलाज किया जाता है। और इस जगह पर हमारे पास कई मशीनी उपकरण होते हैं, जैसे मॉनिटर होता है, वेंटिलेटर की मशीन होती है, डायलिसिस की मशीन होती है, और इन सभी चीज़ों की सहायता से मरीज़ों का इलाज होता है। और कुछ मरीज़ों को कड़ी निगरानी में रखने की ज़रूरत होती है, तो वो मरीज़ों को भी आईसीयू में ही इलाज किया जाता है। जी जी, बहुत सारी भ्रांतियां आईसीयू से जुड़ी होती है, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि आईसीयू में अगर कोई रोगी है तो वो सीरियस पेशेंट है बहुत। तो कौन कौन सी भ्रांतियां जो है आईसीयू से जुड़ी हुई है, अपर्णा जी? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस चीज़ के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती, उस चीज़ को ही लेकर हमारे मन में ज़्यादा संदेह या भ्रम या शक पैदा होता है। तो हमारे जीवन काल में बहुत कम ऐसा होता है कि हमारा कोई प्रियजन आईसीयू में भर्ती हो। तो इस वजह से अस्पताल तो सभी लोग कभी ना कभी जाते हैं, पर आईसीयू जाना काफ़ी आम बात नहीं है। तो ज़्यादातर भ्रांतियाँ इस कारण है क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आता। दूसरा, जब भी मरीज़ की हालत बहुत गंभीर होती है तो जो प्रियजन है वो भी काफ़ी परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, तो उस समय उनके मन में और भी ज़्यादा शक होते हैं। तो इतने सारे लोग क्यों हैं, इतने टेस्ट क्यों हो रहे हैं, वेंटिलेटर पे क्यों हैं, होश में कब आएंगे, ठीक ठाक जवाब क्यों नहीं मिल रहा, ये कई किस्म की हमारी लोगों के मन में, जनता के मन में शक होता है। और हम उसके बारे में आगे विस्तार से बिल्कुल, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव, आज का जो शो है हमारा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव शो होने वाला है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सीधे बात कर सकते हैं डॉक्टर अपर्णा से। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। अमूमन ये देखा भी गया है, जो आईसीयू में जो लोग बाग होते हैं, जो रोगी होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो या तो बेहोशी की हालत में होते हैं या फिर कोमा की हालत में होती है। ऐसी भ्रांति भी होती है लोगों के बारे में। तो किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को तो ये लगता है कि बहुत सीरियस सिचुएशन में है और बेहोशी की इस हालत में है। जी, तो मरीज़ के आईसीयू में बेहोश होने के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो उनकी बीमारी कुछ इस किस्म की है, जैसे कि मान लिया सर पे चोट आई है या दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हुई है, तो उस कारण में मरीज़ अपनी बीमारी के कारण बेहोश हो सकते हैं। कुछ कारणों में मरीज़ को हल्की नींद की दवाई दी जाती है, खासकर कि वेंटिलेटर पे जो मरीज़ होते हैं, तो उस कारण से भी मरीज़ हमारे बेहोश हो सकते हैं। तो बीमारी के कारण और दवाई के कारण, दोनों के कारण ही होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बेहोश है वो अब दोबारा होश में नहीं आएगा। जैसे जैसे हालत में सुधार आती है, वैसे वैसे उनका होश भी पहले से बेहतर हो जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपर्णा जी, डॉक्टर का काम आसान नहीं होता है और बहुत सी चुनौतियाँ आपको देखनी पड़ती है, बहुत सारी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर के लिए आसान नहीं होता है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जी। तो ऐसे में डॉक्टरों को किन किन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है? तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आईसीयू में अक्सर मरीज़ इतने ज़्यादा गंभीर होते हैं और कई मरीज़ों के जब वो आते हैं आईसीयू में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है कि 3 से 4 घंटे लग जाते हैं मरीज़ की हालत को स्थिर करने में। तो सबसे पहली चीज़ जो मरीज़ के प्रियजनों के दिमाग में आती है कि मरीज़ को तो इतने घंटे हो गए, डॉक्टर ने हमें अभी तक कुछ क्यों नहीं बताया है। तो वो डॉक्टर आप ही के मरीज़ के इलाज में व्यस्त हैं और उन्हीं के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं जिससे उनकी हालत में सुधार आए। तो इसीलिए सबसे पहली चुनौती तो ये आती है कि रिश्तेदारों को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और हमें इतनी देर से कुछ क्यों नहीं बताया गया है। और वहाँ पे एक नहीं कई मरीज़ इस स्थिति में होते हैं, तो कई बार रिश्तेदारों को हमें अपडेट देने में समय लग जाता है। तो ये पहली चुनौती आती है। दूसरी चुनौती जो हमें अक्सर आती है वो ये है कि
कई बार हम अपनी बात या मरीज़ की स्थिति रिश्तेदारों को सही से समझा नहीं पाते, या कई बार रिश्तेदारों के मन में जो शंका है वो हम तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पाते। तो इस चीज़ में जो हमारे कम्युनिकेशन गैप जिसे हम बोलते हैं हो जाता है, उसमें संदेह और शंका बढ़ जाता है, भ्रांतियाँ भी बढ़ जाती हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी चुनौती है। उसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती जो ये होती है, इलाज में हर कोई पूरी तरह से लगा होता है, पर कई बार मरीज़ की स्थिति इतनी गंभीर होती है कि जो परिणाम हम चाहते हैं हमें मिल नहीं पाता, और हम अगर मरीज़ हमारा ठीक नहीं हो पाता तो हमें भी मन में बहुत दुख होता है और हमारा भी मनोबल कमज़ोर होता है जब हम भी वो परिणाम नहीं देख पाते। तो ये भी हमारी एक काफ़ी बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, बहुत सारी चुनौतियां आपको गुजरना पड़ता है। और अमूमन हमने ये भी देखा है कि जब भी आईसीयू में अगर कोई जाता है तो कुछ पेशेंट को आप बांध कर भी रखते हैं। ऐसे में आपकी चुनौतियां और बढ़ जाती है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स को भी आपको डील करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि उनका जो पेशेंट है, उनका जो फैमिली मेंबर है, उनको बांध के रखा जाए। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो कई बार मरीज़ की दिमागी स्थिति ऐसी होती है कि वो एक भ्रम की स्थिति में होते हैं और उनको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। आईसीयू में हर मरीज़ को कई लाइनें लगी होती है, ट्यूब्स लगे हुए होते हैं, और मरीज़ अपनी जो स्थिति है दिमाग की, भ्रम की स्थिति में यदि उनको खींच ले तो मरीज़ को काफ़ी नुकसान हो सकता है और जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर हम उनका हाथ पैर नहीं बांधे, हमें मजबूरी में बांधना पड़ता है, हम भी नहीं चाहते करना, लेकिन वो मरीज़ की सुरक्षा के लिए ही हमको ये करना ज़रूरी होता है, ताकि उस स्थिति में वो कुछ खींचने से उनको कोई हानि ना पहुँचे। बिल्कुल, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है फैमिली मेम्बर्स को कि जब भी अगर ऐसे कोई केस आता है जिसमें हाथ पैर बांधे जाते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है फैमिली मेम्बर्स को कि उतनी सारी इंजेक्शंस होते हैं, बहुत से इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। तो ऐसे में इन डॉक्टर्स के पास भी मेरे ख्याल से कोई ऑप्शंस और नहीं रहता है, उन्हीं की भलाई के लिए आप लोग ये करते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि भ्रांतियाँ जो हैं तरह तरीके की होती हैं, और हमारा आज का जो शो है उसका भी यही मोटिव है कि किस तरीके से हम भ्रांतियों को हटाएं, अवेयर करें लोगों को। किस तरीके से डॉक्टर साहब हम अवेयर कर सकते हैं आईसीयू के रिगार्डिंग हम लोगों को? तो सबसे पहले तो आईसीयू हमारे दुनिया में ही अभी बहुत पिछले 10-20 साल में ही आईसीयू का इलाज और आगे बढ़ रहा है। तो ये 10-15 साल पहले सभी शहरों में आईसीयू उपलब्ध भी नहीं होता था, बस बड़े शहरों में जाना होता था। तो पहले तो जनता को इस बारे में जानकारी ही बहुत कम है, तो जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको आपके मन में जो भी सवाल आता है आप आईसीयू के विशेषज्ञ से पूछिए, क्योंकि जब तक हम अपना संदेह को दूर नहीं करेंगे, या हमारे मन में कई बार हम लोग जनता हिचकिचाती है कि यदि हम डॉक्टर से ये सवाल पूछेंगे तो कहीं वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, हमारे मरीज़ के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो जो भी मन में सवाल आता है उसके बारे में पूछिए, डॉक्टर से पूछिए। और आजकल हर जगह हमें सोशल मीडिया के द्वारा या पढ़ने में भी हमें हर चीज़ पे हमारे पास आजकल इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, तो हम उस तरह से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जो भी संदेह है या जो भी शक है, भ्रांति है, वो उसके बारे में जानकारी पाकर ही दूर करी जा सकती है। बिल्कुल, अवेयरनेस होगी तभी आपको इन्फॉर्मेशन, जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है आप अपने अजम्पशन में जिएंगे, और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं इसमें फ़र्क हो जाता है, और वही डिसीजन मेकिंग ही है जो आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है वो कि जब भी हम आईसीयू के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, तो एक जो पेशेंट होता है, रोगी जो होता है, उसको जनरल वार्ड से ऑटोमेटिकली उसमें शिफ्ट कर देते हैं आईसीयू में। तो पेशेंट को कब डाला जाता है? जी, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। तो मान लिया किसी मरीज़ की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है और उसको कड़ी निगरानी में रखने की ज़रूरत है। उसका हर मिनट ब्लड प्रेशर या दिल की धड़कन की कैसी गति है, वो नियमित है कि नहीं। डॉक्टर साहब, माफ़ी चाहूँगा, एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले उनसे सवाल लेते फिर अपना क्वेश्चन अपना कंटिन्यू करेंगे। जी, हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? लाल। हेलो, हाँ जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहेंगे? ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हमारे 17 दिसंबर को जी 2017 दिसंबर को हाथ देखो आता तो निकलेंगे वही के। जी, अब जी डॉक्टर साहब, सवाल एक बार अपना दोहराएंगे वापस? हेलो, हाँ, आपका सवाल दोहराइए। हमारे 2000 को 2017 की
ऐसे महाराज ये हफ्ते ये दवाएं ठीक, संपर्क कट चुका है तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से। डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करते हैं जी। तो मैं बात कर रही थी कि हमारी क्या क्या भ्रांतियां हैं, क्या क्या तकलीफ़ें हैं। तो एक भ्रांति के बारे में मैं ख़ास तौर से बात करना चाहूँगी कि मरीज़ जब वेंटिलेटर पे होता है, सबसे पहली बात तो जब मरीज़ को आईसीयू में भेजते हैं तो लोगों के मन में बहुत शक पैदा हो जाता है कि अब मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और अब शायद कोई उम्मीद नहीं बची या अब हमें सिर्फ बुरी खबर ही सुनने को मिलेगी। तो जो भी मरीज़ की हालत बहुत गंभीर हो रही होती है या होने की संभावना होती है और हमें कई कड़ी नज़र रखनी होती है, उस समय हम लोग को मरीज़ को आईसीयू में भेजना पड़ता है। किसी मरीज़ का बहुत जटिल ऑपरेशन हुआ है, मरीज़ अभी स्थिर है लेकिन उस ऑपरेशन की जटिलता के कारण मरीज़ को कुछ तकलीफ़ें होने की संभावना है, तो उस समय भी हमें उनको उन पर निगरानी रखने के लिए उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ बहुत ही गंभीर स्थिति में हो या आप कोई उम्मीद नहीं बची तभी आईसीयू में भेजते हैं। कई बार मरीज़ को उस गंभीर स्थिति में जाने से बचाने के लिए भी हमें मरीज़ को आईसीयू में रखना पड़ता है। तो कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता, कई चीज़ें देखते हैं, कई पैरामीटर्स देखते हैं, कई रिपोर्ट्स देखते हैं और उसके आधार पर तय किया जाता है कि अब मरीज़ को आईसीयू में रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों को दी है। लेकिन जब भी एक रोगी जो होता है डॉक्टर साहब आईसीयू में आता है तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति भी उसकी डामाडोल हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप लोग कुछ करते हैं उसके लिए ताकि उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका सही रहे? जी, तो मरीज़ का मानसिक स्वास्थ्य भी अपनी बीमारी के कारण भी गड़बड़ होता है और मरीज़ को भी इस बात की चिंता होती है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है तभी मुझे आईसीयू में भेजा गया है। तो बीमारी के कारण और खुद मानसिक स्थिति जो तनाव है उसके कारण भी ऐसे होता है। तो उसमें मरीज़ के हम लोग आहार पे फोकस करते हैं। उसके अलावा परिवार का काफ़ी योगदान होता है। हर आईसीयू में परिवार का मिलने का समय होता है और हम चाहते हैं कि परिवारजन उस समय आएँ, उनको बताएं कि वो कहाँ है, क्यों है, क्या तकलीफ़ हो रही है और अब वो बेहतर हो रहे हैं। इसको हम लोग मेडिकल साइंस में रीओरिएंटेशन थेरेपी बोलते हैं और इससे मरीज़ों को काफ़ी फ़ायदा होता है। जी जी जी। लेकिन आपकी जो जॉब है डॉक्टर साहब, आसान जॉब नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़ते हैं। आप ऐसे में खुद को स्वस्थ रखने के लिए, खुद की मानसिक स्वस्थता को रखने के लिए आप क्या कुछ करती हैं? क्योंकि इजी जॉब नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स आपको देखने पड़ते हैं और हर जो पेशेंट होता है वो एक अलग माइंडसेट का होता है, अलग प्रॉब्लम लेके आता है, तो ऐसे में खुद को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है। जी, तो हमें भी मरीज़ की स्थिति के जैसे बिगड़ती है, हमें भी उसके कारण काफ़ी तनाव होता है और जब हम अस्पताल में नहीं होते तब भी हम लोग को काफ़ी फ़ोन वगैरह आते हैं कि अभी ये चल रहा है, तो काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए भी और हम भी मरीज़ से और उसके परिवार से काफ़ी जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सबका अपना अपना तरीका होता है इस तनाव से जूझने का। तो हम लोग कुछ लोग अपने शौक़ पूरा करते हैं, कुछ लोग व्यायाम करते हैं, कुछ लोग योग क्रिया में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग घूमने फिरने जाते हैं। तो सभी का अपना तरीका होता है इस तकलीफ़ से डील करने का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अमूमन लोगों के जहन में भी एक क्वेश्चन आता है और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को भी पूछा गया कि आज आप जा रहे हो हेलो डॉक्टर में, तो डॉक्टर साहब से एक सवाल ज़रूर पूछेगा। अमूमन लोगों के जहन में ये शब्द आता है, सवाल आता है कि जब भी आईसीयू में जाता है तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल जो है वो बिल बना रहा है। जी बिल्कुल। तो इस भ्रांति को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर हमारे पास लोग आते हैं, मरीज़ के प्रियजन आते हैं पूछने के लिए कि खर्चा कितना लगेगा और इतना खर्चा क्यों लग रहा है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जब भी मरीज़ आईसीयू में आता है तो सबसे पहले 24 घंटे में कम से कम 3 से 6 नर्स और 3 से 6 डॉक्टर उस मरीज़ की देखरेख में भागीदार होते हैं। ये सबसे पहली बात है। उसके अलावा मरीज़ को हर मिनट निगरानी में रखा जाता है, हर मिनट एक मॉनिटर मशीन होती है जिससे मरीज़ का ख्याल रखा जाता है, जो बहुत ज़रूरी होती है उस वक्त। डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगे आज डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब ये पूछना चाहेंगे, आईसीयू में मरीज होता है जी, तो उसके मुंह पे और आँख पे वो टेप क्यों लगा देते हैं?
बिल्कुल, जब भी आईसीयू में जो होते हैं मुंह पे और आंख में क्यों पट्टियां क्यों बांधी जाती है जी? अच्छा, तो कई बार मुंह पे जब भी कोई मरीज़ वेंटिलेटर पे होता है तो वेंटिलेटर की ट्यूब, या मरीज़ खुद से खाना खाने की काबिलियत नहीं रखता तो जो हमारी फीडिंग ट्यूब होती है उसको फिक्स करने के लिए हमें मुंह पे टेप रखना पड़ता है, और आँखों पे कई बार टेप लगाना पड़ता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब मरीज़ खुद से पलक नहीं झपका रहे कोई भी दिमागी समस्या के कारण, तो यदि हमारी पलक खुली रहे तो हमारी आँखें जो हैं उन पे असर हो सकता है, आँखें सूख के डैमेज हो सकती है और हमारी जो दृष्टि है उस पे असर पड़ता है। तो इस कारण से हमें जब तक मरीज़ इस स्थिति में ना हो कि वो नलकियाँ हट जाएं या खुद से पलक झपकाने लगे, तब तक हमें टेप लगा के रखना बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो सवाल पूछा है आपने उसका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए। हाँ अपर्णा जी, डॉक्टर साहब हम ये पूछ रहे थे कि किस तरीके से लोगों को एक अमूमन ये लगता है कि जब भी आईसीयू में आता है तो कहीं ना कहीं वो एक बिल बनाने के लिए हॉस्पिटल जो होते हैं इसलिए एडमिट कर रहे हैं आईसीयू के अंदर। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि कई नर्सिंग स्टाफ और कई डॉक्टर्स शामिल होते हैं इलाज में, और 24 घंटे में 5 से 6 डॉक्टर और 5 से 6 नर्स कम से कम मरीज़ को देखेंगे। उसके अलावा इतनी सारी मशीनें होती हैं, जैसे कि सांस की मशीन जिसे हम वेंटिलेटर मशीन बोलते हैं, डायलिसिस की मशीन और कई और मशीनें जो मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से हो। तो एक मरीज़ को स्वस्थ करने में जो संसाधन है वो अनगिनत हैं, और इसी कारण ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा जब मरीज़ की स्थिति बहुत गंभीर होती है उस समय हमें कई बार एक ही जांच दिन में कई बार करानी पड़ती है, और अगर मरीज़ की हालत बहुत गंभीर हो तो संक्रमण शरीर में बहुत ज़्यादा हो तो जो किस्म की दवाइयाँ एंटीबायोटिक चलती हैं वो भी काफ़ी महंगी होती हैं। तो संसाधनों को देखें, जांचों को देखें और दवाइयों को देखें, इन सबको जोड़ें तो बिल काफ़ी ज़्यादा आता है। वो जानबूझकर बिल बढ़ाने के लिए नहीं, उस वक्त मरीज़ की हालत ही इस किस्म की होती है कि उनको सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, इतने सारे लोगों की देखभाल की ज़रूरत होती है। फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, डाइटिशियन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, संसाधनों की ज़रूरत के कारण ही आईसीयू का इलाज इतना महंगा होता है। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई कि बिल क्यों आता है, इसलिए क्योंकि डॉक्टर जानता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। एक अमूमन सवाल ये भी रहता है लोगों के जहन में कि जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर क्या है बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं जी, तो इसका क्या किया जाए, क्योंकि लोगों के मन में ये हमेशा सवाल आता है कि यार जब भी मैं हॉस्पिटल जाता हूँ बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं। जी, तो मैं इसमें आईसीयू से संबंधित बताना चाहूँगी कि आईसीयू में हम मरीज़ तभी आते हैं जब उनके शरीर के किसी अंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और शरीर के सभी डॉक्टर साहब अंग। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे सवाल ले लेते हैं। जी, हाँ जी, हेलो हेलो। जी सर। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा निवेदन है सर। जी मेरा निवेदन था। हाँ सर। जी हम सुन पा रहे हैं आपको, अपना सवाल बताइए। मेरा नाम सतपाल सिंह कालपुर है। मेरा निवेदन है सर कि मुझे 3 साल हो गए अटैक आया हुआ है और मैं दवाई में चल रहा हूँ। अब मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, क्या मैं कौन से हॉस्पिटल जाऊँ? इनका जो सवाल है वो ये है कि इनको पहले हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी और वापस से अब वो रिपीट हो रहा है, तो क्या करना चाहिए इस केस के अंदर? तो सबसे पहले तो मैं बिल्कुल इनसे आवेदन करना चाहूँगी कि घर पे बैठ के आप इन चीज़ों को अपने हाथ में ना लें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन देख के या कार्यक्रम देखकर इसमें आराम नहीं हो सकता। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हार्ट अटैक होता है तो कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, वो नियमित तौर से लें, और जो खाने पीने में जो आपको परहेज बताया जाता है और जिस किस्म की कसरत आपके जांचों के हिसाब से बताई जाती है वो ज़रूर करें, तभी आगे स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। पर यदि कोई तकलीफ़ इस वक्त किसी को हो रही है जो गंभीर होने की संभावना है, उसके लिए उनको ज़रूर डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, ये तो हार्ट अटैक की बात हमारे उसने पूछा, कॉलर ने पूछा, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल हार्ट अटैक आ रहा है। क्या कारण मानते हैं इसका और क्या कुछ करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए? तो इसमें काफ़ी दोष है हमारे आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसका। और पहले लोग जब तक
पहले तो हवा और पानी भी बहुत स्वच्छ होता था और अब पोल्यूशन भी बढ़ गया है। और हम जो जिस किस्म का खाना खा रहे हैं, पहले हम किस किस्म का खाना, हमारे दादी दादा जिस किस्म का खाना खाते थे और अब हम जो फास्ट फूड खा रहे हैं, उस सब से स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर होता है। बहुत छोटी उम्र से ही आजकल बच्चे जंक फूड खाने लग गए हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क होता है। और पहले हर जगह चल के जाया जाता था, सब लोग बहुत कसरत करते थे, बहुत एक्टिव थे, खेतों में काम करते थे। पर आज के दिन में हम सब जो शहर में रहते हैं, हमारा चलना फिरना बहुत कम होता है, हम कमरों में ही रहते हैं, दफ्तरों में बंद रहते हैं, बच्चे भी स्कूल्स में, पढ़ाई में, और बच्चों को भी आज के दिन में मानसिक तनाव बहुत होने लग गया है। तो ये सभी चीज़ों के कारण ये छोटी उम्र में ही ये हार्ट अटैक वगैरह। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि बच्चे फैसले के अंदर सवाल हो जाते हैं तो उनको अधिक से अधिक स्ट्रॉन्ग क्या करने की बात है? इनका सवाल ये है कि इनके जो चेस्ट हैं, फेफड़े जो हैं, जी। इनमें छेद थे और वापस इनको इश्यूज आ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए इनको? तो मैं फिर से बताना चाहूँगी कि पहले तो फेफड़े में छेद किस कारण है। कई लोग धूम्रपान करते हैं, यदि उसके कारण है तो सबसे पहले उसको छोड़ना होगा। और कई लोगों को पुरानी कोई तकलीफ़ के कारण है तो उसका इलाज जो बताया गया है वो करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को आगे बढ़ने से पहले आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे तो मरीज़ को बहुत फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं बताना चाहूँगी कि यदि धूम्रपान करते हैं तो बिल्कुल बंद कर देंगे, जो दवाइयाँ दी गई हैं वो नियमित तौर से लेते रहेंगे, और ये ही मेरा उनको परामर्श रहेगा। जी, उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है जो छोटे बच्चे जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो जिम जा रहे हैं और जिम में जाने के बाद भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है। जी, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो प्रोटीन जो ले रहे हैं, जो डाइट वो ले रहे हैं, वो गलत ले रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स जो ले रहे हैं वो बंद कर देना चाहिए? कोई एक चीज़ पे दोष नहीं दिया जा सकता। कुछ लोग ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं जिससे उनको लगता है कि उनकी बॉडी बहुत बेहतर हो जाएगी, वो नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, एक्सरसाइज करिए, लेकिन उस हर चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तो एक्सरसाइज की भी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा करने से हर किसी को नुकसान पहुंच सकता है, मांसपेशियों में नहीं, दिल पे भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आहार अपना सही रखिए, कोई भी जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं उन पे भरोसा करिए, डब्बे में जो आई हुई चीज़ें हैं उन पे भरोसा ना करिए, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए बिल्कुल नेचुरल तरीके से, इंजेक्शन वगैरह या सप्लीमेंट्स लेने के बजाय। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। तो दोस्तों, जिनको भी कोई कुछ सवाल पूछना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से लाइव बात कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे नंबर दिए रखे हैं, उस पर कॉल कीजिए। डॉक्टर साहब, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत प्रॉब्लम बनती जा रही है, क्योंकि दोनों ही वॉकिंग होते हैं और फास्ट फूड जो आ चुका है। ऐसे में किस तरीके से हम हेल्दी रखें अपने आप को, किस तरीके से फिट रखा जाए? जी, इस पे मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर हम अभी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, हम जितने भी व्यस्त हों, तो आगे जाके हमको ही मुसीबत आएगी। और जो हम जिस काम के कारण हम लोग अभी अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पा रहे, आगे चल के हम अपने स्वास्थ्य के कारण वही काम नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ काम पे दोष देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और सबको आज के दिन में सभी को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सबको पता है किस तरह से लाइफस्टाइल अपनी रखे ताकि वो स्वस्थ रह पाएँ। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जब भी आईसीयू में जो लोग जाते हैं, कुछ प्रिकॉशंस रखना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शंस भी होते हैं और बहुत सारी प्रिकॉशंस भी लेके जाना पड़ता है आईसीयू के अंदर। तो ऐसे में जब भी आप आईसीयू में जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जो मरीज़ है हमारे आईसीयू में, अक्सर रिश्तेदार देखते हैं कि सबने वहाँ टोपी मास्क वगैरह पहना हुआ है, उनके मन में भी ये शंका होती है कि क्या हमको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो जाएगी, हमको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो आईसीयू के मरीज़ों से हमें हो सकते हैं। कोरोना के टाइम में हम सब ने सुना था कि मरीज़ के पास जाएंगे तो हमें भी हो सकता है। तो जो ऐसे किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं जो सर सकती हैं, उसके बारे में हॉस्पिटल वाले आपको ज़रूर बताएंगे कि इस समय आपको ये प्रिकॉशन लेना है, मास्क
पहनना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ से आपको कोई तकलीफ़ हो। फिर हम मरीज़ से के पास बाहर से जाते हैं तो हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो मरीज़ की हालत पहले से ही गंभीर है तो हम बाहर से कोई इन्फेक्शन लेकर ना जाएं। तो हम जो भी किसी को यदि खांसी ज़ुकाम है तो उनको नहीं जाना चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा पहले से तकलीफ़ें हैं, दिल की तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, उनको नए इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है, उनको नहीं जाना चाहिए। और जो भी जाते हैं वो मरीज़ को हाथ लगाने से पहले अपने हाथ में हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर लगा के ही मरीज़ को हाथ लगाएं। मरीज़ को हाथ लगाना भी ज़रूरी है, उनको भी महसूस होना चाहिए कि उनके रिश्तेदार उनके पास ही हैं। ऐसा नहीं है कि हाथ ना लगाएं, पर लगाते हैं तो पूरा ध्यान रखें कि हाथ धुले हुए हों और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया हो। जी जी जी। किस तरीके से डॉक्टर साहब मॉनिटरिंग की जाती, क्योंकि इतनी सारी सिस्टम काम करता है, बहुत सारी मशीनरीज पे काम करती है, सब चीज़ें फिक्स होती है, कब क्या करना है, कैसे करना है, कितना फूड इनटेक देना है, तो मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आईसीयू में मॉनिटरिंग होती है? तो आईसीयू में हर घड़ी हर पैरामीटर मॉनिटर किया जाता है। दिल की धड़कन, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, पेशाब कितना बन रहा है, शुगर कितनी है, दिल की गति नियंत्रित है या अनियंत्रित है, कितना पानी शरीर के अंदर जाना चाहिए, कितना पोषण, कितना कैलोरीज, कितनी प्रोटीन, ये सभी चीज़ें मॉनिटर होती हैं। और उसके अलावा मरीज़ की स्थिति के हिसाब से कुछ चीज़ें, किडनी के मरीज़ के कुछ अलग चीज़ें और मॉनिटर होंगी, लिवर के मरीज़ की और कुछ चीज़ें मॉनिटर होंगी। तो कोई एक नंबर नहीं है, बेइंतहा नंबर है, और हर मरीज़ के बगल में एक मॉनिटर होता है जिसमें लगातार उनकी दिल की धड़कन, उनकी ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, ये सब लगातार आता रहता है 24 घंटे जब तक मरीज़ आईसीयू में होते हैं। बहुत बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है, आप लोगों का तो होता ही है और सभी स्टाफ का भी होता है, लेकिन एक अहम भूमिका और होती है, वो होती है नर्स की भूमिका। जी। ऐसे में डॉक्टर को तो सब जने बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो नर्स होती है वो पल पल ध्यान रखती है पेशेंट का, रोगी का। नर्स की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? तो जैसे कि आपने बोला, नर्स जो है उनकी आईसीयू में जो महत्व है वो डॉक्टर से भी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी सारी चीज़ें मॉनिटर करनी होती है। और डॉक्टर तो गाइड करता है, पर वो हर क्षण उनका क्या स्थिति है वो चीज़ मॉनिटर नर्स ही एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं हमको? हेलो हेलो। जी नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। मैं तो ये सवाल मेरा है कि मेरा बच्चा जयपुर पढ़ता था जी, और जयपुर 2 साल से वो कोचिंग कर रहा है और वो वहाँ आगे तक के आ गया प्रगति और अभी कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है जी, आरएस की तैयारी कर रहा था। तो अब मैं उसके लिए क्या आपकी सलाह के अनुसार करूँ? बच्चे का जीवन खराब हो रहा है, अब ये करेंगे। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है, उनका भी यही सवाल है कि किस तरीके से मानसिक स्थिति उनकी, कहीं ना कहीं प्रेशर इतना होता है पढ़ाई का, फिर मानसिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, किस तरीके से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि कोई एक फॉर्मूला नहीं है, हर किसी के लिए अलग रहेगा अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना। कुछ लोगों के लिए परिवार ज़रूरी होता है, तो यदि हमें लग रहा है कि बच्चा बहुत तनावग्रस्त है तो क्या हम परिवार के कुछ सदस्य कुछ समय उसके पास जाके रह सकते हैं उसका तनाव कम करने के लिए, ये एक तरीका हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि पढ़ाई या एग्ज़ाम की टेंशन ये सब बाद में आता है, पहले अपना स्वास्थ्य ज़रूरी होता है। तो बच्चों को भी समय पे खाना, क्या वो सही समय पे पौष्टिक भोजन आहार उनको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, क्या वो अपने लिए पढ़ाई के बीच में अपने लिए कुछ समय निकाल पा रहे हैं, अपने दिमाग को आराम देने के लिए और अपने शरीर को भी एक चुनौती देते, क्या वो बाहर घूमने फिरने जा पा रहे हैं। अगर वो 24 घंटे कमरे में बंद रह के पढ़ाई करेंगे और सिर्फ एग्ज़ाम की टेंशन लेंगे तो बच्चे भी नहीं, हम भी बड़े और सहनशील लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा। तो सभी चीज़ों को हमें साथ में देखना है और नियमित तौर से व्यायाम करना या कुछ लोगों को ध्यान लगाना या मेडिटेशन करने से भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो कोई भी करेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कोई भी सही तरीका नहीं है, हर किसी को उनके लिए क्या काम करता है ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, जाते जाते, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है डॉक्टर साहब, तो जाते जाते हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जी
तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि जब भी मरीज़ आईसीयू में है तो बहुत ज़्यादा आपकी चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मन में संदेह होना या मन में शंका रखना ठीक नहीं है। जो भी सवाल है आप आईसीयू के विशेषज्ञ से पूछिए। दूसरा, मरीज़ आईसीयू में वेंटिलेटर पे होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। वेंटिलेटर के कई मरीज़, ज़्यादातर मरीज़ ठीक होकर जाते हैं और अपना सामान्य जीवन जीते हैं। वेंटिलेटर पे मरीज़ का कई बार होश में नहीं होते, हाथ पैर ठंडे होते हैं, वो कम ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। ऐसा नहीं समझे कि जो वेंटिलेटर पे होश में हाथ पैर ठंडे हैं उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत बड़ी शंका होती है लोगों के मन में। ऐसे विचारधारा ना रखें और जागरूक बने, और जब भी मन में कोई संदेह है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो खुलकर आप अपने जो भी डॉक्टर हैं, नर्सिंग टीम है, हॉस्पिटल की टीम है, उनसे पूछें। जब पूछेंगे तभी उसका जवाब मिलेगा और शंका दूर बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती समय दिया। तो देखा आपने डॉक्टर साहब ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताई है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी सफ़र में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।